हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, स्वागत है स्टडी IQ-IAS हिंदी में। इस सेशन की शुरुआत एक प्रश्न के साथ करता हूं। मैं आपसे पूछूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सुपीरियर है? आपका सीधा सा उत्तर होगा 99.99% का उत्तर होगा सर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हाई कोर्ट्स में जो कार्य होते हैं, जो कर्मचारियों की नामावली होती है, बेंचेस के डिसीजन होते हैं, या बेंचेस किसके साथ कौन जज अलाइन होगा, इसका निर्णय किसके हाथ में होगा, तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएं। आज हम इसी विषय पे मुखरता से बात करेंगे, क्योंकि ये खबरों में रहा। मास्टर ऑफ रोस्टर क्या है, कौन से केसेस इससे जुड़े हैं, कौन से संविधान के अनुच्छेद इससे जुड़े हैं, क्या इतिहास है, क्या कमियां हैं, हर चीज पे, पृष्ठभूमि से लेकर आगे की राह तक हर विषय पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मेरा टेलीग्राम चैनल आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, नीचे ये डिटेल है ऑफिशियल विकास। आप सर्च बॉक्स में डाल के से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम उसकी सर्च बॉक्स जैसा आप इस पर डाल के जुड़ सकते हैं मेरे से। चलिए क्यों चर्चा में एक बार देख लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के आप मुख्य न्यायाधीश आपको देख रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हाल ही में एक बेतुके आदेश के लिए फटकार लगाए। और क्या हुआ, उसके इस बात पे बहस फिर से शुरू हो गई कि क्या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप कर सकता है, विशेष रूप से ठीक है, विशेष रूप से राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विशेष मास्टर ऑफ रोस्टर शक्तियों के क्षेत्र में। जो किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट होता है, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जहां पे वो किस जज को किसके साथ लगाना है, कहां पे, जैसे रोस्टर क्या होता है, कर्मचारियों की नामावली, उनकी कार्यावली होती है, उसको रोस्टर कहते हैं। इसको कैसे सेट करेगा, ये उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका विशेष अधिकार है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने एक जज को उनके बेतुके फैसले के कारण फटकार लगा के कहा कि साइड कर दो, इनको भविष्य में इस प्रकार के केस नहीं देना है। हम उस पर बात करेंगे कि क्या है, कौन जज है, क्या नहीं है, हम सब पे बात करेंगे। लेकिन यहां पे मास्टर ऑफ रोस्टर का जो जिन्न है ये वापस खड़ा हो चुका है, इस पे बात करेंगे। इससे पहले मैं बताता चलूं, अच्छा एक चीज और है कि क्या क्या बिंदु उस पर जुड़े हैं वो बता देता हूं। न्यायिक स्वतंत्रता, संस्थागत अखंडता, अनुच्छेद 141 142, इन सब पे हम लोग बात करेंगे कि कहां पे रास्ते में आते हैं, किन बिंदुओं के कारण इंपॉर्टेंस, हर विषय पे बात होगी। इसके पहले मैं बताता चलूं, 15 अगस्त नजदीक है। 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत आजाद हुआ। लेकिन आप कब आजाद होंगे, इस डर से कि कौन सा बेहतर कोर्स है। देखिए, स्टडी IQ पे जब सेल हो तो अच्छी बात है, आती रहती, हम लगातार स्टूडेंट के लाते रहते हैं। यार इंडिपेंडेंस सेल है, भारत के लिए सबसे बड़ा पर्व है, तो सबसे बड़ी सेल है। ठीक है, आप देख रहे हैं 47% का ऑफ, मैं आपको बता रहा हूं इससे ज्यादा ऑफ मिल जाएगा अगर आप 15 अगस्त से पहले जुड़ते हैं, क्योंकि 15 अगस्त तक ये सेल रहेगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग करिए। 2026, 27, 28, 29 सबके लिए टारगेटेड बैच है। स्टडी IQ की वेबसाइट पे अभी वीडियो जैसे ही क्लोज होगा, नीचे लिंक से या स्टडी IQ की वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे तो और आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे। हमारी ऐप वेबसाइट पे गए आप, मेन पेज पे जाएंगे तो UPSC हिंदी पे जाइए, हमारे प्रतिज्ञा बैच और लॉन्ग टर्म बैच है। जिस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं उस बैच से आप जुड़ लीजिए। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर लीजिएगा, डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आते हैं वापस मुद्दे पे। चलो, क्या है पृष्ठभूमि, तो हाल ही में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और R महादेवन की एक सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, को एक वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ जोड़ा जाए और सेवानिवृत्ति तक आपराधिक रोस्टर न दिया जाए। उन्हें यह गलत आदेश दिया था। एक उनका निर्णय ऐसा था जो बड़ा ही क्रिटिकली मतलब उस पर बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ एक सीनियर जज को रखा जाए, क्योंकि खुद से वो इस प्रकार के निर्णय नहीं ले पाएंगे। कुल मिला के जस्टिस प्रशांत कुमार की अकर्मण्यता को पॉइंट आउट किया गया यहाँ पे, है ना। और क्या था, देखो इसमें एक चीज और पॉइंट है कि ये जो जिन जजों ने ये बात कही वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और ये जो व्यवस्था निर्धारित की गई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने स्थापित की, तो उसमें इंक्रोचमेंट लग रहा है। ठीक है, आपत्ति क्या, उच्च न्यायालय के वकीलों और मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक शक्तियों में हस्तक्षेप करने पर चिंता जताई है। जो मैंने शुरुआत में स्थापित किया कि जो प्रदेश का उच्च न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी कुछ क्षमता है, उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ठीक है, संशोधन क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है BR गवई के पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने आदेश में, क्योंकि अब इनको लेटर लिखा गया तो सुप्रीम कोर्ट
इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया, हाँ यार ये मास्टर ऑफ रोस्टर्स का उल्लंघन है। तो जो गवई जी को जब वो लेटर गया तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया उसमें। क्या किया उन्होंने? यस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस आदेश को संशोधित किया, उसमें बदलाव किया और क्या स्पष्ट किया कि मास्टर ऑफ रोस्टर की शक्तियों को वो चुनौती नहीं देना चाह रहे थे, किसी प्रकार से मास्टर ऑफ रोस्टर को आड़े नहीं लाना चाह रहे थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट किसी कारण से ये हो गया तो उसको उन्होंने संशोधित कर लिया। इसका मतलब क्या है कि यहां पे मास्टर ऑफ रोस्टर का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आता है, यही हम थोड़ा सा समझेंगे। तो क्या है मास्टर ऑफ रोस्टर, इसको देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों के अपने अपने हैं भाई। उच्चतम न्यायालय के पास होगा, जब उच्च न्यायालय के पास है तो उच्चतम न्यायालय के पास तो होगा ही होगा, को पीठ गठित करने और मामलों का आवंटन करने का विशेष अधिकार है कि किस विषय को कौन न्यायाधीश देखेंगे। ये वहां के जो चीफ जस्टिस है उनका अधिकार है। कौन सी पीठ गठित होगी, कौन सी पैनल बनेगा, ये सब वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है, चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, यानी कि भंसाली साहब हो या गवई साहब हो, ये उनका विशेष अधिकार है, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ऐतिहासिक निर्णय उच्च से जुड़े क्या है? राजस्थान बनाम प्रकाशन का मामला 1998 का, केवल मुख्य न्यायाधीश ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान बनाम देवी दयाल केस 1959 का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एकल खंडपीठ की संरचना का निर्णय लिया, ठीक है। और अगला क्या है? यह है मायावरम वित्तीय निगम मद्रास उच्च न्यायालय 1991 का, मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायिक व्यवसाय आवंटन करने के लिए अंतर्निहित शक्तियां हैं। हर जगह पे मुख्य न्यायाधीश की जो बात हो रही है वो रेस्पेक्टिव मुख्य न्यायाधीश यानी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बात हो रही है। अपनी खंडपीठ में, अपने न्यायालय में किस जज को किस बेंच के साथ लगाना है, किस जज को कौन सा केस आवंटित करना है, यही मास्टर ऑफ रोस्टर है, इसी की बात यहां पे हो रही है। चलिए इसकी अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जो पदानुक्रमिक भूमिका है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर मास्टर ऑफ रोस्टर की जो चुनौतियां हैं, जो इश्यूज है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। पहली बात क्या है? अनुच्छेद 141 क्या कहता है? रिवीजन करते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या मत है। सर्वोच्च न्यायालय का घोषित कानून भारत की सभी अदालतों पे क्या है? बाध्यकारी है, ठीक है। अनुच्छेद 141। 142 क्या कहता है कि, अच्छा ध्यान रखना कि ये सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रही है, इसका जो कानून है वो सभी उच्च न्यायालयों पे बाध्यकारी, इसकी बात हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे तो क्या लग रहा है कि उच्च न्यायालय से ऊपर क्या है? उच्चतम न्यायालय जो है, ठीक है। अच्छा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय सामान्य प्रक्रिया से पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री आदेश पारित कर सकती है। फिर से एक बार, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एडवांटेज मिला है यहां पर अनुच्छेद 142 में, संविधान में ये है, ठीक है। लेकिन तिरुपति बालाजी डेवलपर्स केस 2004 में न्यायिक प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय बड़ा भाई है, मतलब उच्चतम न्यायालय बड़ा भाई है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात है, उसके पास उच्च न्यायालय पे अधीक्षण की कोई शक्ति नहीं, कि सुपरिंटेंडेंस की कोई शक्ति नहीं है। मतलब उच्च न्यायालय अपना जैसा काम कर रहा है, उस काम के इंटरनल में, जो इंटरनल उसमें कार्यवृत्ति है, उसमें आप दखल ना डालिए, ठीक है। ये उसकी अपना क्षेत्राधिकार है। यह जरूर है कि उसके निर्णय को आप पलट सकते हैं, उसके निर्णय को आप गलत खारिज कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल उनकी वर्किंग स्ट्रक्चर है उसमें आप दखल नहीं डालेंगे। उसमें जो चीजें हैं वो वैसे ही चलेंगी जैसे वहां के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वैसा चाहेंगे। भले इन दोनों छेद में आपको एडवांटेज है, पर अल्टीमेटली ये बात ज्यादा तय होती है यहां पे, ठीक है। चलिए कमियां क्या है अगर हम अन्य देशों से तुलना कर लें तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी 26 न्यायाधीश हैं जो मुख्य रूप से 2 बेंचों में बैठते हैं, ठीक है। अभी आप बाकी जगह का देख लीजिएगा। अमेरिका में सभी 9 जज एक बेंच में बैठते हैं, जबकि इंग्लैंड में 12 जज 5 अलग अलग पैनलों में बैठते हैं। इसमें क्या कमियां है अभी बात कर लेते हैं। अमेरिका में यह जरूरत ही नहीं पड़ती कि कौन सी बेंच किन मामलों की सुनवाई करेगी, क्योंकि बेंच एक ही है, तो वहां पे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे है मास्टर ऑफ रोस्टर, जज बताएगा कि कौन किसको क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज है, ठीक है, चीफ जस्टिस जो है। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश की मामलों की चयन की शक्ति काफी सीमित है। इसका मतलब क्या, भारत में थोड़ा सा सशक्त है, लेकिन इस पर भी काम किए जाने की जरूरत है कि शायद स्मूथ हो। देखो अल्टीमेटली व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है कि प्रोसेस स्मूथ नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। हमारे भारत में तो अमेरिका की तरह एक सिंगल बेंच है और न ही इंग्लैंड की तरह मुख्य न्यायाधीश के सीमित अधिकार हैं, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को 2 अन्य महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों से सीख लेते हुए मास्टर ऑफ रोस्टर की इस व्यवस्था में अपेक्षित सुधार करना होगा। मतलब देखो इस विषय पे बात ही ना है कि 50 बेंच है, 10 बेंच है, 4 बेंच है, 2 बेंच है। बेंच अलग अलग होना, कार्यों का बंटवारा सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से तय करे, लेकिन किस जज के पास कौन सा केस जाएगा और वो जज को जो केस जा रहा है उसकी क्या ऑर्डर है, हाई कोर्ट में क्या काम हो रहा है, किस जज को क्या केस जा रहा है, अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट को
अपना निर्णय थोपने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब चीजें सही नहीं जा रही हैं। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दिए जाने की जरूरत है और शायद इस दिशा में बेहतर काम हो भविष्य में। आ जाते हैं आगे। न्यायिक स्वतंत्रता बनाम संस्थागत निगरानी का एक बड़ा बात है कि भाई हाईकोर्ट अपना काम तो अच्छे से कर रहा है, आप ऊपर से आप निगरानी का पैनल बना दो, स्वतंत्र रूप से काम ही ना कर पाए, हर बार पे टोका टोकी करोगे तो फिर हाथ तो हिलेंगे ही ना। क्या है, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, वैसे बता दूं पढ़ के कि उच्च न्यायालय, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया था, आपके पीडीएफ जो मैं अपने टेलीग्राम पे दूंगा उस पर क्लियर हो जाएगा। उच्च न्यायालय स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ठीक है, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका संरचना में उच्चतम न्यायालय जो है ऊपर है, ठीक है, नीचे उसके हाई कोर्ट है, को कानून के शासन को खतरा पैदा करने वाले दुर्लभ मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है। जो 41-42 में मैंने बताया कि दुर्लभ मामलों में सुप्रीम कोर्ट को एडवांटेज है, टेनी कॉस्ट, लेकिन उच्च न्यायालय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप असाधारण है। भाई वो अंदर से कैसे काम कर रही है, उनका संयोजन है ना। इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस शैकल होता है। जैसे क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को बार बार टोकेंगे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। यही बात हो रही है यहां पे, है ना। अक्सर इस पर संभावित अतिक्रमण के रूप में बहस होती है। चलिए, प्रमुख मुद्दे कौन कौन से जुड़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का दायरा, क्या सर्वोच्च न्यायालय रोस्टर आवंटन पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है। यह सबसे प्रमुख मुद्दा इस केस के द्वारा उभर के आता है, बात करते हैं इस पर। न्यायिक अनुशासन, उच्च न्यायालय की स्वायत्तता को कम किए बिना निर्णयों की गुणवत्ता बनाए रखना, यह उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट का काम है कि ध्यान रखें इस बात को कि शुचिता जो अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो उच्चतम न्यायालय तो कभी ना कभी बीच में आएगा ही। आप अपने रोस्टर का जो इज्जत है बनाए रखना चाहते हो तो प्लीज इस प्रकार से केसेस आवंटन कीजिए कि भविष्य में चीजें सही हो। अगला क्या है, अनुच्छेद 142 का प्रयोग, बार बार होने वाली न्यायिक त्रुटियों से बचने के लिए निवारक कार्रवाई का औचित्य जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल हाई कोर्ट जो है उसको अपना काम अपने हिसाब से करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर जैसे जिस जज को उन्होंने कोर्ट किया, शायद से कुछ ऐसे भी उदाहरण आ सकते हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, कि कोई जज गलत तरीके से कुछ निर्णय को दे रहा है या किसी जज के द्वारा गलत नैतिक व्यवहार या अनैतिक व्यवहार देखने को मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट कम से कम ये तो कह सकता है ना, भाई किसी और से करा लो, अपने मन से करो, पर इनसे ना कराओ। तो इस स्थान पे देखा जाए तो बहुत गलत नहीं है। फिर न्यायपालिका के भीतर शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्रता के साथ पदानुक्रम का संतुलन, ये जरूरी है कि इसके पहले जो मैंने बात किया कि निगरानी और स्वायत्तता दोनों बनी रहे। निगरानी इस स्तर पे कि बहुत गलत कुछ ना हो, स्वायत्तता इस बात पे कि जो कर रहे हो अपने हिसाब से आप रोस्टर के हिसाब से आप करते चलिए, ठीक। चलिए आगे की राह क्या हम कह सकते हैं, इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट कब हाई कोर्ट के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। रूल बुक होती है, संविधान में हर चीज लिखी हो जरूरी नहीं, हर जगह की रूल बुक है, रोस्टर बुक भी है, रोस्टर बुक के हिसाब से आप काम कीजिए, ठीक है। सार्वजनिक विवाद के बिना न्यायिक आचरण को संबोधित करने के लिए आंतरिक तंत्र को मजबूत कीजिए, ताकि न्यूज तक क्यों आए, इंटरनली आप क्या कर रहे हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है, अगर वो बार बार मीडिया के समक्ष आएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और निजी स्तर पर भी आपकी जो छवि है उस पे ये गलत मिथ्यारोप लग जाएगा। उसका जो छवि जिस प्रकार से निकल के उभर के आ रही है वो सही नहीं कहलाएगी, सही नहीं लगेगी, ठीक है। संवेदनशील मामलों में बार बार गलतियां करने से बचने के लिए न्यायाधीशों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना द बेस्ट उपाय है। आप बताइए कि इस प्रकार से कोई जज अगर काम कर रहा है तो उस जज को बताया जाए, समझाया जाए कि भाई भविष्य में ना करो। रोस्टर के तहत हम एक लिमिट तक आपको गाइड कर सकते हैं, उसके बाद आपको ही आगे ले जाना है तो आप बेहतर करिए ताकि हमको वहां तक आना ना पड़े, हमको रोस्टर को ओवर पावर ना करना पड़े, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं, यद्यपि मास्टर ऑफ रोस्टर सिद्धांत न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन जब न्यायिक त्रुटियां कानून के शासन के लिए खतरा बन जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप में पूर्ण बाधा नहीं है, कर लेना चाहिए उसको। ऐसा हो सकता है कि चीजें इस प्रकार से हो तो वहां पे गलत नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस ना बना ले सुप्रीम कोर्ट की बार बार हस्तक्षेप कर रही है ना। और क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 142 की शक्तियां असाधारण सुधारात्मक कदम उठाने की अनुमति देती हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता को कमजोर करने से बचने के लिए ऐसी कार्रवाइयों को संतुलित किया जाना बहुत जरूरी है। असंतुलन की तरफ ये न जाए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चल, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो बैच है, इसकी जो डेट है, एडमिशन डेट एक्सटेंड हो गई है, 17 अगस्त तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, चूंकि इस समय हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस सेल चल रही है ना, तो आपको एक तो इस कोड के साथ डिस्काउंट मिलेगा, प्लस एडिशनल न्यूज क्या है कि आपको हिंदी साहित्य का जो ये विषय है इसके साथ में आपको क्या है, आपको एनसीईआरटी
का पूरा बैच फ्री मिलेगा 30 महीने तक, और आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे 30 महीने तक। ये स्पेशल है, ये हिंदी साहित्य में ही पढ़ाता हूं। आपको 47% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो बहुत बड़ा डिस्काउंट है। तो क्या करना है आपको, हम स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाइए या हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक दी होगी, आप यहां से भी जा सकते हैं। वहां पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, UPSC ऑप्शनल हिंदी, हिंदी में हिंदी लिटरेचर, विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल फीचर भी मिल जाएंगे। तो क्यों देर करना है ना। चलो, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल स्कैन करके, सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो आपका क्या मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार हैं, ये हिंदी में बहुत प्रयोग करना, क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय भी लिखा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में आप उच्चतम न्यायालय शब्द ज्यादा प्रयोग कीजिए। अखबार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा प्रयोग करते हैं, आप उच्चतम न्यायालय का प्रयोग कीजिएगा। तो आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी जो कदम उठाया, आप इसको कितना बेहतर मानते हैं, कितना सही मानते हैं? दूसरी बात, क्या इस प्रकार के कदमों से जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, या उनका जो इंटरनल जो कंडक्ट है उसमें दिक्कत आ सकती है? आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।